दीपांशु जी मैं इससे पहले रोकना चाहूंगा, जो नए साल का जश्न है कुछ लोग मंदिरों में इस तरह से मना रहे हैं, वो पीछे का एरिया दिखाऊंगा कि खाटू श्याम के लिए और मंदिरों में जो लोग नए वर्ष मना रहे हैं उसको देखते हुए जो लोग झांकियों में निकल रहे हैं, और वो प्रोग्राम जैसे जो लोग अपना नववर्ष मनाते थे धार्मिक पर्व के रूप में वो लोग मंदिरों पे भी जा रहे हैं। दीपांशु जी थोड़ा आवाज डिस्टर्ब है तो 1 मिनट का समय चाहेंगे, उसके बाद मैं क्योंकि आपकी आवाज जो है साफ मैं सुन नहीं पाया जी। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, शोर ज्यादा है। नगर निकाय को लेकर चुनाव होने वाला है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? फिलहाल तो उसे टाल दिया गया है, कोर्ट का रुख भी ओबीसी आरक्षण को लेकर आ गया है, लेकिन ऐसे में जो नेता थे जो खुद को मान रहे थे कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या फिलहाल उनकी स्थिति है? देखिए, निकाय चुनाव के लिए जिस तरह से क्योंकि वार्ड मेंबरों का जो आरक्षण घोषित कर दिया गया था और नगर में नगर अध्यक्षों का जो आरक्षण घोषित किया गया, उसको देखते हुए जो एक माहौल था वो गर्मा रहा था, जिसको देखते हुए जैसे कोर्ट में अभी जो है चुनाव के लिए प्रदेश सरकार हाई कोर्ट चली गई, उसको देखते पूरा माहौल इस समय जो है ठंडक में चला गया। कोई किसी तरह की जो लोग मैदान में थे अब वो शांत नजर आ रहे हैं। किसी तरह के चुनाव की अभी जो है चर्चाएं जो है फीकी हो गई। अब देखना ये होगा कि प्रदेश सरकार कब उसकी जो अपनी डेडिकेटेड कमेटी घोषित करती है, उसके बाद चुनाव की अधिसूचना जब जारी करती है। फिलहाल जो प्रत्याशियों का माहौल देखा गया है वो अब उस तरह से गर्माहट में नहीं है, हालांकि पूरा माहौल जो है ठंडा चला गया है। जी दीपांशु जी। हमारे साथ आमिल हैं, बागपत से जुड़े हैं। आमिल जी, आपके जिले में किस तरीके से जो है वो नए साल का आगाज किया गया? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं कि यहाँ पे नए साल को लेके बहुत सारे नियम लागू किए गए थे। धारा 144 भी बागपत जिले में लागू की गई थी कोविड को लेके, और पुलिस प्रशासन के सख्त रवैये को देखते हुए यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया गया और किसी तरह की कोई भी हुड़दंगबाजी और ये सब कुछ होने से रोका गया। अच्छा, बिल्कुल। कई जगह से तस्वीरें ऐसी सामने आई थी, कल ही आई थी कि जब फ्लैग मार्च पुलिस ने किया था अपना, जगह जगह पर प्रदर्शन भी जो लोग इस तरीके के दिख रहे थे कि वो प्रदर्शन कर सकते हैं या फिर कुछ चीजों के लेकर जो है नए साल का सौहार्द बिगाड़ सकते हैं, तो उनको कई जगहों पर समझाया भी गया। कहीं ना कहीं पुलिस ने ये चीजें दिखाने की कोशिश की कि अगर कोई बिगाड़ता है, माहौल बिगाड़ता है, तो उन्हें उसी अंदाज में जवाब भी दिया जाएगा। विशेष कुमार हमारे साथ हैं। विशेष जी, नगर निकाय चुनाव को लेकर गहमा गहमी तो यूपी में चल रही है, सारी पार्टियां अपने सिंबल पर भी चुनाव लड़ने वाली हैं। क्या कुछ रुख है आपके जिले में फिलहाल देखा जा सकता है जो नगर चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर? जी बताना चाहूंगा दीपांशु जी, सहारनपुर में नगर निकाय चुनाव का जब आगाज हुआ था तब काफी प्रत्याशियों के मन में जोर शोर दमखम के साथ काफी प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में उतरे थे। जब मालूम चला कि सरकार इस वक्त हाईकोर्ट में है और मुद्दा हाईकोर्ट में चल रहा है निकाय चुनाव को लेकर, तो जो प्रत्याशी चुनाव में खड़े होने के लिए तैयार हुए थे, जिनका दमखम दिख रहा था, वो अब कहीं ना कहीं शांत बैठे हुए हैं। अब अगर बात की जाए सहारनपुर नगर निगम सीट की, तो वर्तमान में जो हमारे यहाँ के नगर निगम मेयर थे वह भाजपा से थे, और साथ ही साथ जब दल बदलू अगर हुए हैं, काफी पार्टियों में जो दल बदल हुए हैं, जिससे इमरान मसूद जो कि पहले कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता के तौर पर भी दिखाई देते थे, वह इस वक्त बसपा में आए हुए हैं। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव में उतारा है, तो इसके चलते भी चुनाव को देखते हुए काफी गंभीरता से सहारनपुर में निकाय चुनाव की दृष्टिगत का जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं वह अपना काफी दमखम लगाने में लगे हुए। जी दीपांशु जी। अच्छा, प्रत्याशी जो फिलहाल जो अपने आप को समझ रहे थे कि उनको टिकट मिल सकता है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, उन्होंने तो अपना पूरी तरीके से तैयारी भी कर ली होगी, लेकिन अब तो पलीता लग गया। विदाउट ओबीसी आरक्षण के चुनाव होने हैं, लिहाजा अभी तो सुप्रीम कोर्ट का रुख हुआ है। लेकिन क्या लगता है आपको कि जो उम्मीदवार खड़े होने की फिराक में थे उन्हें मौका मिल सकता है दोबारा से? उम्मीदवारों को जी दीपांशु जी बताना चाहूंगा, उम्मीदवारों को अभी आस है हाईकोर्ट के आदेश पर। उन्हें अभी उम्मीद है कि हाईकोर्ट का जो आदेश आएगा वह उनके लिए काफी सफलतापूर्वक साबित होगा। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा, जैसे ही अगर हाईकोर्ट का आदेश आता है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आता है, तो उसके चलते निकाय चुनाव की जो भी तैयारियां होंगी उसे जल्द से जल्द ही संज्ञान में लिया जाएगा, प्रत्याशियों द्वारा मैदान में उतारा जाएगा और साथ ही साथ निकाय चुनाव को एक नई भूमिका के
दिखाई देगी। जी दीपांशु। हाँ, अब आगे का रुख करना होगा। हमारे साथ शाहरुख हुसैन है। शाहरुख जी, क्या कुछ फिलहाल जो नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां हैं, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है इसको लेकर? देखिए, मुरादाबाद में जिस तरीके से निकाय चुनावों को लेकर लगातार सभी पार्टियां दमखम से अपना प्रचार में जुटी है, तो वहीं जिस तरीके से अभी ओवैसी आरक्षण को लेकर जो हाई कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद राज्य सरकार ने कहा कि वे अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और अभी तो लगभग ये हाई कोर्ट में जो चल रहा था मामला ओवैसी का, इसके साथ ही कल ही मुरादाबाद में आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ओवैसी आरक्षण को लेकर एक प्रदर्शन भी किया था और मांग भी की थी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने भी कहा था, मगर अब जिस तरीके से हाई कोर्ट ने जनरल को लेकर कहा, आरक्षण की बात कही, तो अब ये राज्य सरकार और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अखिलेश यादव भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन बयान जो है वो कहीं ना कहीं ओपी राजभर भी दे रहे हैं। ओपी राजभर का कहना है कि भाई बिना आरक्षण के जो है वो चुनाव नहीं होने चाहिए और ओबीसी के साथ जो है वो हम खड़े हैं। जी, खुद यहाँ पर जो यूपी सरकार का भी यही कहना है कि हम ओवैसी आरक्षणों का मांग करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर। विजय जी, यस सर जी, जिस तरीके से राजनीतिक गहमा-गहमी है ओबीसी आरक्षण को लेकर, क्या लगता है कि जो आने वाला समय होगा सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला अपने हिसाब से दे सकती है? क्या हाई कोर्ट के फैसले? देखिए दीपांशु जी, बता दूं कि बदायूं में नहीं पूरे प्रदेश में जिस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए फैसले पर टिकी हुई है, प्रदेश सरकार भी सुप्रीम कोर्ट को रुख कर रही है। अगर आपको बता दें कि अगर प्रदेश सरकार जो है जनरल बैकवर्ड आरक्षण को लेकर के अगर चुनाव लड़ती है, जनरल पे अगर चुनाव लड़ती है, तो आने वाले 2024 में जो है उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका लग सकता है। इस वजह से प्रदेश सरकार जो है वो बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराएगी। जहां तक, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है कि जिसको लेकर के बैकवर्ड का जो वोट बैंक है वो एक बड़ी मात्रा में सरकार को इससे फायदा हो जाए। नगर पंचायत और नगर पालिका है, तो इसमें जो इस तरह से आरक्षण घोषित किया गया था, कहीं बैकवर्ड का है, जनरल का। अब तो जनरल की बात आ गई तो बैकवर्ड तो लाजमी है कि नाराज हो जाएगा। हालांकि जनरल वालों को फिर से मौका मिल जाएगा, मगर प्रदेश सरकार ऐसा कोई मौका गंवाना नहीं चाहती जो आने वाले समय में उसको नुकसान हो। वही स्थिति यहाँ की नगर पंचायत और नगर पालिका की भी है। कोई भी सांसद ये नहीं चाहेगा कि हमारे क्षेत्र में जो बैकवर्ड हमसे रूठे, क्योंकि प्रदेश सरकार जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, तो एक कहीं ना कहीं जो विशेषज्ञ है, राजनीतिज्ञ है, उनका भी ये मानना है कि सरकार की चुनाव आगे बढ़ाने की ये भी एक कहा जाए तो साजिश हो सकती है। पूरा सिस्टम को बैकवर्ड में घुमाना, बैकवर्ड को पहले आरक्षण जो है सही से ना करना, फिर उसी पर जो है आपत्ति दर्ज कराना, ठीक है, उसके बाद बैकवर्ड को फिर से अपनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना। तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें तो देखिए सुप्रीम कोर्ट पे टिकी है कि उसका फैसला क्या आता है। हालांकि प्रदेश सरकार ने, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ ने जो 5 सदस्यों की कमेटी गठित की है, अब वो कमेटी क्या रिपोर्ट देती है उसके लिए भी कम से कम 4 से 5 महीने का समय चाहिए होगा। तो आने वाले समय में चुनाव तो लगभग 6 महीने आगे चले जाएंगे, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, विपक्ष भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो इन मुद्दों को लेकर के कि आने वाले समय में जो है किस तरह की राजनीति गहमाएगी। फिलहाल तो सभी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में जो जिस तरह से गर्माहट देखी गई थी एक चुनाव को लेकर के, अब शांत दिख रही है। जी दीपांशु जी। अर्जुन देव भी हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। अर्जुन देव जी, बहुत स्वागत है आपका। और अलीगढ़ में अगर नगर निकाय चुनाव की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? पहले से तो हालांकि जो खड़े होने की लगता है जिन्हें कि मुझे मिल सकता है टिकट, वो तो बहुत कुछ माहौल बनाते हैं। फिलहाल की स्थिति क्या है? स्थिति तो बिल्कुल बढ़िया है और अलीगढ़ शहर के अंदर अभी तक एक बार ड्यूटी हो चुकी है और इसके अलावा भी ज्यादातर अलीगढ़ की जो महापौर जंगल रही है। इस बार ओबीसी के लोगों ने अलीगढ़ की तरफ से भी
एप्लीकेशन डाली थी कैसे भी ओबीसी हटा, तो वो जनरल उसमें जनरल हो गई और 90 वार्ड है, 90 वार्ड में पूरी तैयारी बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से हो चुकी है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी का नाम तक घोषित कर दिया था, उनको यहाँ होर्डिंग भी लग चुकी है। नाम तक घोषित कर दिया था, लेकिन अब तो कहीं ना कहीं फिर से अब लंबी फहरिस्त शामिल हो जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। तो अखिल मेरठ से हैं। अखिल, मेरठ में क्या कुछ हाल है नगर निकाय चुनाव को लेकर? क्या लगता है जो प्रत्याशी अपने कहीं ना कहीं ढोल नगाड़े की डंका बजा रहे थे, फिर से उनकी लंका लग गई? अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तभी उन्हें कुछ मिल सकता है, टिकट मिलेगा या नहीं अब तो उस पर निर्भर है। देखिए जो ओबीसी लोग हैं तो वो जो प्रत्याशी थे वो बहुत जोर शोर से चुनाव की अपनी तैयारियां कर रहे थे। जैसे ही हाई कोर्ट के फैसले ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला आया था तो उनके फैसला आने के बाद उनके चेहरे पर काफी मायूसी देखने को मिली है। उसी के बाद से उनके चेहरे पर मायूसी दिख रही है कि आगे की वो रणनीति अपनी तय नहीं कर पा रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दाखिल किया है कि नगर जो ओबीसी आरक्षण कराने के लिए बात की थी कि प्रदेश सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो चुनाव नगर निकाय चुनाव हो वो आरक्षण से ही हो, लेकिन जो ओबीसी के लोग जो प्रत्याशी थे उन लोगों के चेहरे पर अभी भी मायूसी दिख रही है कि वो अभी अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर भी प्रचार नहीं करने में कुछ अभी नहीं कर रहे हैं। इसी बीच वो फैसले के इंतजार में है कि क्या कुछ फैसला आए और क्या की आगे की रणनीति वो तैयार करें अपनी। जी क्या कुछ फैसला आए और आगे की रणनीति वो तैयार कर सके। हमारे साथ अमित पाल है पीलीभीत से। अमित पाल जी, क्या लगता है कि जो फिलहाल कोविड को लेकर तैयारियां तमाम तरीके से की जाने लगी हैं, कई जगहों पर मॉक ड्रिल की स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, आपके जिले में क्या रहा? कोरोना की स्थिति किस तरीके से है फिलहाल? नए साल का आगाज इस हालत में कैसे हुआ? जी सर, हमको बताते चले जैसे कि हमारे यहाँ पर 144 धारा लागू कर दी गई है और जिसके साथ में ही जैसे नया साल के चलते उसके बाद में यहाँ पर अच्छी तरह से फोर्स की जा रही है और जिसके बाद में कोरोना की गाइडलाइंस बराबर पालन किया जा रहा है। जो एक निर्देश जारी किया गया है कि अगर किसी भी प्रकार की कहीं भी अगर 5 व्यक्ति खड़े नजर आते उसे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। और जी नए साल को लेकर के भारी पुलिस प्रशासन जैसे कि अपने अपने कार्य में लगी पड़ी हुई है और जिसके बाद में उन्होंने हर तरह से, और हमारे यहाँ पर अधिकतर देखा जाता है कि क्राइम का कुछ स्तर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रही है, लेकिन अभी तक उसको लेकर के इसी बात को लेकर चलते रहते हैं कि किस प्रकार से क्राइम कम किया जाए। चलिए ठीक है, हमारे साथ विशेष कुमार है सहारनपुर से। विशेष जी, अभी फिलहाल जो नगर निकाय चुनाव की हम लोग बात कर रहे थे, नगर निकाय की, क्या लगता है कि सहारनपुर में जो प्रत्याशी अपना नाम घोषित समझ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि टिकट तो अब मिल गया भैया, अब चुनाव केवल लड़ना है, माहौल बनाना है। माहौल बनाने के बाद फिर से उनके सोच पर और उनके माहौल पर तो पलीता लगता दिखाई दे रहा है। जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही दीपांशु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल विशेष कुमार, मैं फिर से अपनी आवाज को दोहराता हूँ। कह रहा हूँ मैं कि जिन लोगों ने अपने डंके के चोट पर कह रहे थे कि भाई मैं तो चुनाव लड़ने वाला हूँ नगर निकाय चुनाव में और अब तो सांसद बनने का ख्वाब है, तो क्या अब उनकी तैयारियों पर तो पलीता लग रहा है? जी बताना चाहूंगा दीपांशु जी, जो लोग ये सोच के बैठे हुए थे, जो प्रत्याशी सोच के बैठे हुए थे कि हम लोगों ने चुनाव लड़ना है और चुनाव की तैयारियां भरपूर कर चुके थे, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी तैयारियों पे अंकुश लग चुका है। और साथ ही साथ अगर बताना चाहूंगा कि मेयर सीट पर जो दावेदारी थी, चाहे वो भाजपा से थी, चाहे वो बसपा से थी, चाहे समाजवादी से थी, उनका भी कहीं ना कहीं तैयारियों को ठंडा पड़े देखा जा रहा है फिलहाल के। और अब सभी को इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और कब तैयारियों को दोबारा शुरू किया जाए। जी कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फिर से तैयारियां दोबारा शुरू की जाए। क्या लगता है कि जिन लोगों को टिकट मिला था फैसले के बाद उन पर मुहर लग सकती है? जी अगर बात की जाए जो पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को टिकट दिया था, जैसे बसपा ने अभी शामियाब मसूद को एक टिकट दिया गया है, साथ ही साथ भारत समाज पार्टी जो है हमारी, भीम पार्टी जो है हमारी, उसकी अगर बात की जाए तो उसमें भी जो प्रत्याशी खड़े करे गए हैं महिला सीट की दावेदारी के, उनके कहीं ना कहीं चेहरे मायूस देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात की जाए कि आने वाले कल की, तो आने वाले कल में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि किस पार्टी को किस आरक्षण पे दावेदारी की जा सकती है।
किस पार्टी को किस तरीके से जो है वो कौन सी पार्टी किस तरीके से दावेदारी करती है। अर्जुन देव जी, अलीगढ़ में फिलहाल जो जिन प्रत्याशियों ने मैंने आपको पहले भी यही जानने की कोशिश की कि जिन प्रत्याशियों ने अपने नगाड़े पीट रखे थे कि अब तो हमें पार्षद बनना है, उनके सपनों पर तो पानी फिर रहा है। एक बार से 2-2 3-3 लोग वास्ते तो प्रत्याशी घोषित करके उन्होंने तैयारी पूरी कर ली थी। ऐसे अलीगढ़ शहर के अंदर 90 वार्ड है, 90 वार्ड में हर पार्टी की तरफ से होर्डिंगों की भरमार लग चुकी है, लेकिन अब उनके मस्जिद पर पानी फिर चुका जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ गया है। जी, शाहरुख हुसैन, मुरादाबाद में भी कुछ इसी तरीके की चीजें देखने को मिल रही होंगी। लोगों में बड़ी तेजी से कहीं ना कहीं उनका दिल बैठ गया होगा कि जल्द से जल्द फैसला आए और अब जो है वो चुनाव तैयारियां वो शुरू करें अपनी। देखिए, मुरादाबाद की अगर बात करें तो जिस तरीके से अभी भी किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है। इसी अभी जो जिस तरीके से राज्य सरकार की बात करें या और पार्टी की बात करें तो ओबीसी को लेकर वे लोग अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने भी कहा, यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि हम ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका पूरा ख्याल रखेंगे और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी को इंतजार है। हालांकि अब ये भी देखना होगा कि बोर्ड एग्जाम भी है उत्तर प्रदेश में, तो हो सकता है उसके बाद ये चुनाव कराया जाए नगर निकाय का, यह भी महत्वपूर्ण देखना होगा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम भी तो रोड़ा बन सकते हैं। अब तारीख जो है वो बढ़ती जा रही है, बोर्ड के एग्जाम की तारीख भी नजदीक आती जा रही है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में तो फिर नगर निकाय चुनाव के लिए कहीं ना कहीं बार बार जो है कुछ न कुछ चीजें सवाल खड़े कर दे रही हैं कि कैसे हो सकता है चुनाव। विजय जी, मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूँ। सुभाषपा ने एक बयान फिलहाल दिया था ओपी राजभर ने कि अखिलेश यादव जो है वो ओबीसी के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि भाई जब उनकी सरकार रही है तो वो इस तरीके से सोच ही नहीं रहे थे। योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। विजय जी, दीपांशु जी, आवाज शोर ज्यादा है इधर ना, आवाज समझ में नहीं आ रही, आप रिपीट कीजिए दोबारा से। ठीक है, मैं दोबारा से कहता हूँ। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है कि योगी जी अच्छा तो काम कर रहे हैं, कम से कम ओबीसी के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी इसमें साथ हैं, लेकिन अखिलेश यादव का तो पूरा जो ओबीसी का प्रोपेगेंडा था, जो वो कहते हैं कि भाई हम ओबीसी के संपर्क में रहते हैं, हम तो सोचते हैं कि उन लोगों का विकास हो, तो कहीं ना कहीं वो तो छलावा करते रहे। उनकी भी सरकार रही है, उन्होंने तो स्टैंड नहीं लिया कभी। देखिए, कहीं ना कहीं योगी सरकार है वो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का बात रख रही है, क्योंकि इसका जो बैकवर्ड का जो लाभ है वो आने वाले समय में सपा सरकार को मिल सकता है। ठीक है, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उसमें कहीं ये दो राय नहीं है कि बैकवर्डों के साथ छलावा हुआ। हालांकि कोर्ट यूपी सरकार चाह रही थी कि हालांकि आरक्षण ये रद्द करके चुनाव करा दिया जाए, लेकिन आने वाले समय को भी देखना है कि उस समय लोकसभा चुनाव में जो एक बड़ा झटका जो है योगी सरकार को मिल सकता है और इसका लाभ जो है वो समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी क्योंकि बैकवर्ड की पार्टी एक जमीनी स्तर से जुड़ी बैकवर्ड के साथ रही है और हमेशा से इसलिए योगी सरकार कोई ऐसा जो है अपना झटका है जिसमें अपना नुकसान ऐसा 2024 में करना नहीं चाहेगी, क्योंकि चाहती तो कोर्ट के आदेश से अभी करा सकती थी चुनाव, मगर सरकार आने वाले समय में ऐसा कोई नहीं रखना चाह रही कि उसे जो है 2024 का नुकसान हो। जी दीपांशु। हाँ बिल्कुल, क्योंकि राजभर तो भाई वो तो पलटी मारते रहते हैं, जब सत्ता देखते हैं जिसकी है उसका गुण गाते हैं, अपने बयानों से तो वो बार बार मुकर जाते हैं, कहते हैं हम तो जब सत्ता में रहते हैं अखिलेश यादव तो अखिलेश की भक्ति करने लगते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ की दोबारा से सत्ता में वापसी हो गई तो फिर से जो है वो इधर की साइड झुक गए। देखिए, राजभर जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की बयान की बात है तो एक तो वो मौसमी राजनीतिज्ञ हैं। देखिए, जिधर समय पलटेगा वो उधर ही रहेंगे। अब उन्हें लगता है, राजभर को लगता है कि कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल अगर समाजवादी पार्टी में आए हैं तो पार्टी भारी पड़ रही है और आने वाले 24 में जो है एक कहा जाए तो यूपी पे अपना अच्छा जो है प्रदर्शन दिखा सकती है।
मगर लेकिन अगर योगी सरकार अच्छे निकल जाती है तो राजभर का क्या भरोसा, वो बदल भी जाएंगे। जी दीपांशु जी। बिल्कुल, जब देखेंगे तो वो बदल सकते हैं। विशेष कुमार, राजभर का जो बयान है क्या देखते हैं आप? कैसे लग रहा है कि भाई राजभर तो बार बार तो एक तो पहली बात तो उनके बयान पर टिकते नहीं है। कभी अखिलेश यादव अच्छे रहते हैं तो कभी कहते हैं कि 22 में जो है वो बाइसिकल चलेगी और योगी आदित्यनाथ को चल सन्यासी मंदिर में वाला उनका बयान सामने आता है। जी बताना चाहूंगा, जैसे अभी हमारे साथी ने बताया है कि राजभर जी का बयान एक टिकाऊ बयान नहीं है। राजनीति को लेकर, पार्टी को लेकर ये बयान विवादित जरूर है, परंतु देखा जाए कहीं ना कहीं अब डबल इंजन की सरकार को उत्तर प्रदेश में काफी भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ सकता है। निकाय चुनाव की अगर बात करें तो इस बार निकाय चुनाव में भी जो प्रत्याशियों का दमखम दिख रहा है, जो अन्य पार्टियों का दमखम दिख रहा है, वह बीजेपी के मुताबिक काफी अधिक है। आपको बताना चाहेंगे कि बसपा से सहारनपुर नगर निगम सीट पर एक महिला को खड़ा किया गया है जो कि इमरान मसूद की धर्मपत्नी है। इमरान मसूद का नाम कोई छोटा नहीं है। अगर बात की जाए इमरान मसूद की, तो इमरान मसूद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, साथ ही साथ प्रियंका गांधी के नजदीकी भी रहे हैं, राहुल गांधी जी के भी नजदीकी रहे हैं। अगर बात की जाए सहारनपुर नगर निगम की तरफ से, अगर बात की जाए बयान की, तो बयान में यही बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये बयान आया है तो इसमें कोई संशय नहीं है कि डबल इंजन की सरकार को झटका लग सकता है। जी हमारे साथ विजय तिवारी जुड़े हैं। सबसे पहले तो विजय जी आपका नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, अभी जिस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे थे, नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या स्थिति है आपके जिले में? जी, यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के धरना प्रदर्शन जारी चल रहा है और यहाँ पर ओबीसी आरक्षण का काफी वो असर दिख रहा है। यहाँ पर विरोध भी चल रहा है उसका कि आरक्षण हटाया जा रहा है या उसके लिए उसका नियम पालन नहीं किया गया है। हाँ, तो सरकार तो स्टैंड ले रही है ना, सरकार तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उसने पहले हाईकोर्ट का रुख किया, हाईकोर्ट के बाद जब हाईकोर्ट का जब फैसला आ गया तो वो कहीं ना कहीं उस तरीके से नहीं आया जो सरकार चाहती थी। पर योगी सरकार तो ओबीसी के साथ है ना। अब तो वो तो कह तो रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार तो कह रही है कि हम ओबीसी के साथ हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। हाँ जी, सरकार कह रहे हैं कि हम ओबीसी के साथ हैं और नियम का भी पालन करेंगे। तो परंतु फिर भी लगातार यहाँ पर देवरिया पर 2 दिन से लगातार धरने चल रहे हैं और वहां पर ये हो रहा है कि हमारा आरक्षण, हमारा अधिकार है और आरक्षण मिले। इस पर ज्यादातर विरोध चल रहा है और यहाँ पर चर्चाएं भी बहुत तेज हो चुकी हैं। चूंकि अभी कोई डेट और टाइमिंग नहीं आने से फिर भी ये जो प्रत्याशी है वो लोग क्षेत्र में अब दिख रहे हैं। जो प्रत्याशी है वो क्षेत्र में तो आ ही गए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है वो उनको लगता है कि टिकट भाई हमारा कंफर्म है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश आज के जो हेड हैं वो चैनल हेड जुड़ चुके हैं, रमेश यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। और सवाल यही है रमेश जी, जो बातचीत अभी चल रही थी लोगों से कि जो कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा है वो अपने आप में अहम होता जा रहा है। बिना आरक्षण के, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होना, ये हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। क्या लगता है कि जो स्टैंड ले रही है उत्तर प्रदेश सरकार वो कामयाब हो पाएगा? आपका माइक अनम्यूट करना होगा सर। आरक्षण को लेकर जो केस फंसा हुआ है वो तस्वीरें जल्द साफ हो जाएंगी। कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, बिना आरक्षण के चुनाव कैसे हो संभव नहीं है। कई पार्टियों ने इसको लेकर जगह जगह ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय लग रहा है, डिले हो रहा है चीजें, चुनाव में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन है कि चीजें व्यवस्थित ढंग से आएंगी तो सबके लिए वो फायदेमंद रहेगा। क्योंकि आरक्षण की लड़ाई को लेकर चाहे फिर राजभर हो, चाहे फिर आपके निषाद पार्टी हो, ये पहले से ही आरक्षण की बात करती रही हैं और उसके लेकर बकायदे सीएम योगी को ज्ञापन सौंपा था और पीएम को भी ज्ञापन सौंपा था कि आरक्षण लागू हो ताकि सिस्टमेटिक ढंग से कोई चुनाव किया जाए और उनको उसका लाभ मिल सके। फिलहाल अभी जो स्थिति बनी हुई है, जो भी चीजें हैं उस पर कोर्ट की जो कोर्ट की रिप्लिक के बाद रुकी हुई हैं, तो चीजें हैं कि अभी लगता है तकरीबन 5 से 6 महीने का समय लग जाएगा चुनाव, निकाय चुनाव के इसमें 5 से 6 महीने का समय लग सकता है। यानी तो ये जो उत्तर प्रदेश बोर्ड का एग्जाम होता है, इलाहाबाद बोर्ड का एग्जाम होता है, वो तो अपने आप में फिर तो पार हो जाएगा। हाँ, जिस तरह से समय लग रहा है उससे लग रहा है एग्जाम के बाद ही चुनाव संभव हो पाएंगे।
हालांकि इनका सभी पार्षदों और जो निगम है उनका कार्यकाल पहले ही खत्म हो रहा है। ये इसकी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी बीच बता दें आपको, जो निषाद पार्टी के हैं सुप्रीमो संजय निषाद, उन्होंने कहा कि आरक्षण के साथ ही चुनाव, हालांकि वो सरकार में मंत्री हैं, शामिल भी हैं, और आरक्षण के साथ ही चुनाव हो तो शायद वो बेहतर होगा। संजय निषाद का तो बयान ये भी सामने आया था कि भाई निषाद पार्टी हमेशा से ओबीसी के साथ रही है। उधर राजभर भी कह रहे हैं कि सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी हमेशा से ओबीसी का स्टैंड लिया है। अखिलेश यादव ने जब उनकी सत्ता थी तब उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को लागू ही नहीं किया उस तरीके से। लेकिन सवाल तो ये है कि फिर जब भाजपा, कांग्रेस या फिर जितने दल हैं, सपा, सुभाष सपा, ये सारे दल जब कहीं ना कहीं आम जनता का साथ देते हैं तो फिर क्यों चीजें छिटपिट हो जाती हैं, फिर खराब क्यों हो जाती हैं चीजें? देखिए, रही बात आरक्षण की, आरक्षण को लेकर ये आज की राजनीति नहीं है, वर्षों से चलते चला आया है। आरक्षण को लेकर चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे फिर सुभाषपा हो, चाहे फिर निषाद पार्टी हो, ये आरक्षण को लेकर हमेशा राग अलाप करते रहते हैं, लेकिन जब लागू करने की बारी आती है ना, पीछे भगने लगते हैं। अक्सर आप सुने कि आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू हो, कितनी हमारी जाति के आधार पर भी आरक्षण लागू हो, क्या है, जितने यादव समुदाय हैं, कुर्मी समुदाय हैं, तो एक कहने जब चीजें लागू करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। चाहे फिर अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे फिर मायावती की सरकार हो, कोई भी आप ऐसा देख लीजिए कि आरक्षण के लिए कितना बार बवाल हुआ, कितनी चीजें हुई, कहाँ चीजें बदली, सब चीजें वही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। अखिल, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सरकारें जब सत्ता में रहती हैं तो बहुत तरीके के वायदे हो जाते हैं, विपक्ष में रहती हैं तब भी बहुत तरीके के वायदे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता में आती हैं भूल जाती हैं चीजें। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जैसे उनके विधायक और सांसद होते हैं, चुनाव में वो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं और साथ ही सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जब वो अपनी सीट से जीत जाते हैं तो उसके बाद वो क्षेत्र में नजर ही नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं लोगों का आरोप भी यही रहता है कि वोट के समय पर जो लोग हाथ जोड़ने आते थे वो चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में दिखते भी नहीं है। एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि जिन लोगों को हमने बड़े ही उम्मीदों के साथ इनको जिताया था कि काश वो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, हमारे काम आएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं विफल होते नजर आते हैं। जी विजय जी, सवाल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसा अभी रमेश जी ने चर्चा किया कि बहुत तरीके से वायदे किए गए थे, मायावती ने भी तमाम तरीके के वायदे किए, अखिलेश यादव ने भी तमाम तरीके से वायदे किए, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं कि हमने तो स्टैंड लेने को कहा था। जी बिल्कुल। देखिए दीपांशु जी, बता दें, ये तो कि राजनीति में वादे तो शायद ही हम समझते हैं कोई सरकार पूरी कर पाती हो। वादे में जो सत्ता में आ गई तो वो उसको ये भरोसा हो जाता है कि हम जो है परिपूर्ण रूप से हैं और लंबे समय तक रहेंगे, मगर उनको ये पता नहीं है कि जनता किस तरह उठा करके फेंक देती है। अब पिछले वर्षों का देख लीजिए, जिस तरह से झटका समाजवादी पार्टी को मिला, जिस तरह से झटका जो है बहुजन समाज पार्टी को मिला, तो कहीं ना कहीं अगर ये प्रदेश सरकार अगर ओवर कॉन्फिडेंस में रहेगी कि मुझे आगामी सत्ता रहेगी, तो ये इसकी भूल है। आने वाले समय में जनता अगर आरक्षण को ये लेकर के साथ नहीं चलते हैं तो आने वाले समय में एक बड़ा झटका जो है योगी सरकार को झेलने को मिल सकता है। जी दीपांशु। बिल्कुल। विजय देवरिया से हमारे साथ जी, क्या लगता है कि जो ओबीसी आरक्षण को लेकर बातचीत चल रही है, तमाम तरीके से दावे किए गए, लेकिन हक की लड़ाई तो फिलहाल जो है वो बीजेपी कह रही है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। उधर राजभर का भी बयान आता है, मायावती भी ट्वीट पे ट्वीट की जा रही हैं। क्या लगता है कि जब सत्ता में आते तो फिर क्यों ओबीसी आरक्षण से लोगों को हाय तौबा होने लगती है? देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक गलियारों में अपनी चर्चाएं बनाने के लिए अलग अलग राजनीतिक नीति चलते रहते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए नया खेल करते रहते हैं। कभी हटाना और कभी लागू कर देना, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि अभी इस समय वर्तमान में राज्य और केंद्र में दोनों जगह इनकी सरकारें हैं। अब ये क्या करेंगे इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। इसका सीधा असर इनके ऊपर अगर लागू नहीं करते हैं तो इनको इसका बहुत बड़ा झटका लगेगा और एक बहुत बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। विशेष क्या लोगों की राय रहती है, लोग बातचीत अगर करते हैं निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जो यूपी की जनता रहती है वो राजनीति में बड़ी रुचि रखती है,
अगर वो चुनाव का मौसम ना हो तो भी वो आकलन करने लगती है कि कौन सी पार्टी आ सकती है अगर अभी हम चुनाव करवाएं तो। ज्यादातर यहाँ पर चर्चाएं चलती हैं तो कुछ लोग का कहना होता है कि आरक्षण सही है, कुछ लोग का कहना होता है कि सही नहीं है। तो जगह के हिसाब से और वहाँ के आबादी के हिसाब से वो डिपेंड करता है कि कहाँ की आबादी किस तरफ ज्यादातर झुकाव कर रही है। विशेष जी विशेष क्या आप तक आवाज जा रही है मेरी? जी जा रही है जी। बिल्कुल जी। सवाल तो यही है ना कि जो यूपी की जनता होती है चुनाव में तो बहुत रुचि रखती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी वायरल भी होती रहती है कि भाई एक बोलबम का समय आता है और दूसरा चुनाव का समय आता है और तीसरा रहता है कि जब भाई लोग बन के सड़क पर निकले। तो क्या लगता है कि जो युवा रहते हैं वो किस तरीके से बातचीत को लेकर? जी दीपांशु जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत में भी हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक मुद्दा है युवाओं के लिए बेरोजगारी, जिसके चलते कोई भी सरकार हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा ही क्यों ना हो, जो इस वक्त केंद्र भी संभाल रही है और उत्तर प्रदेश की राजनीति भी संभाल रही है, कोई भी सरकार इस मुद्दे को अब तक समाधान इस मुद्दे का नहीं कर पाई है, जो कि युवाओं के बीच में कहीं ना कहीं एक रोष भी देखने को मिलता है चुनाव के दौरान, और साथ ही साथ एक मजबूरी भी देखने को मिलती है कि युवाओं के पास कोई भी और ऑप्शन नहीं बचता चुनाव के लिए। अगर बात की जाए तो आपको बताना चाहूंगा दीपांशु जी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा नंबर 1 जो कि बेहट है वो हमारे सहारनपुर का ही एक हिस्सा है। अगर बात की जाए वहां पे एक नगर पंचायत भी है, नगर पंचायत के चुनाव भी जैसे नजदीक आ रहे हैं तो वर्तमान में वहां पर विधायक जो है उमर अली खान है और साथ ही साथ जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं वो आशु हैं। तो उनसे भी कई आस लोगों की लगी रहती है। कई लोग ये चाहते हैं कि जो उनका कार्य है, जो युवा चाहते हैं कि जो भी उनका कार्य है, चाहे वो सड़क निर्माण कार्य है, चाहे कोई घरेलू निर्माण कार्य है, चाहे कोई भी अन्य कोई योजना है, वो उन तक समय पर पहुंचती रहे, परंतु ऐसा नहीं हो पाता। सहारनपुर की अगर बात की जाए तो सहारनपुर में अगर नगर सीट देखी जाए, सहारनपुर महानगर की अगर सीट देखी जाए तो वो इस वक्त भी बीजेपी के खाते में है। और अगर विकास की बात की जाए तो विकास की बात में अगर आप देखेंगे सहारनपुर में तो कई ऐसे कार्य अब भी अधूरे पड़े हैं नगर निगम के 5 साल में भी, जो कि शायद लोग नापसंद करते हैं, उपेक्षाएं बहुत लगाते हैं। जब चुनाव दिल्ली एमसीडी में तो हमने देखा ना किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना डंका पीट दिया और बीजेपी को भारी खामियाजा भुगतना पड़ा था। जी मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसी तरीके से अगर भाजपा सरकार के कार्यकाल इसी तरीके से विधायक, सांसद, मेयर तक के अगर यही कार्यकाल रहेंगे तो जल्द ही दिल्ली में नहीं यूपी के सहारनपुर में भी भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए बहुत ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए मैदान में उतरी। बिल्कुल, हमारे साथ अखिल भी है मेरठ। हाँ, अखिल भी है मेरठ से। अखिल, युवाओं की जो भागीदारी की बातचीत चल रही है कि जो युवा है वो चुनाव में तो डरते नजर आते हैं, और यूपी की बात करूंगा खास तौर पर, लेकिन जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं उसके बाद तो युवाओं को दरकिनार कर दिया जाता है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना चेहरा बना लेते हैं, साथ में लेकर घुमाते हैं। लेकिन कोई जो बेरोजगारी की बात होती है, तो रोजगार देने की बात होती है, नौकरी की बात होती है, तो सारे लोग चुप्पी साध लेते हैं। देखिए, युवाओं का चुनाव को लेकर युवाओं का एक बहुत ही बड़ा अहम रोल अदा होता है। तो इसमें जो चुनाव में युवाओं का एक रोल ये भी होता है कि जो वोट बैंक होता है युवाओं को लेकर, और युवा सभी को लेकर अपने साथ चलता है, लेकिन जो भी प्रत्याशी वो जीत जाता है वो बहुत से युवाओं को एक तरफ साइड कर देता है, और उसके बाद कुछ ऐसे खास युवा ऐसे होते हैं जिनको साथ लेकर चलते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि युवाओं बेरोजगारी की अगर बात करें, जैसे सब कोई प्रत्याशी की अगर बात करता है कि रोजगार दिलाया जाए तो लेकिन वो उनको अनसुना कर देते हैं युवाओं को। रमेश यादव जी हमारे साथ। रमेश जी, बातचीत इसी पर जो चल रही है मुद्दे पर कि आमतौर पर देखा जाता है कि तमाम तरीके से, चाहे वो सपा, बीजेपी या फिर कोई भी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी क्यों ना हो, बहुत सारे दावे तो कर दिए जाते हैं कि भाई चुनाव जैसे संपन्न हुआ हम लाखों करोड़ों युवाओं को जो है रोजगार देने का काम करेंगे, तमाम तरीके की सुविधाएं देंगे, ये देंगे, वो देंगे। लेकिन जब चुनाव बीत जाता है, सत्ता मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, और उसके बाद तो वो कहते हैं फिर युवा कहाँ का। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, चाहे कोई भी सरकार रहे, चाहे फिर सपा हो, चाहे फिर बसपा हो, चाहे फिर बीजेपी क्यों ना हो। भले भी बीजेपी बात करती है कि हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को, अलग अलग सृजित कर रहे हैं ताकि बेरोजगारी दूर हो,
लेकिन आज भी युवा बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है अपने आप में कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार भले ही योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, काम में सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन ये है कि अब चीजें सिस्टमेटिक, जब बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा तो यही कहेगा ना कि मुझे क्या मिला। तो आज जो लोग बेरोजगार हैं, जो दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, वहां जाके काम कर रहे हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, उसके बाद भी ये हालत है। अब कितनी वैकेंसियां शिक्षा विभाग में हैं, कितनी वैकेंसियां हैं जो कह सकते हैं सिपाही भर्ती में, या कितनी ऐसी वैकेंसी है जो समय समय पर निकालते रहते हैं, लेकिन वो नाकाफी है, क्योंकि काफी हद तक बेरोजगार लोग हैं। लोगों को उम्मीद है रोजगार की, तो लिहाजा वो बार बार अपने आप को ठगा महसूस करते हैं युवा कि हमें रोजगार नहीं मिला। हमें भले ही वादा किया जाता है, सरकारें आती हैं वादा भी करती हैं कि हम रोजगार देंगे, युवाओं को मौका देंगे, लेकिन है क्या कि ढाक के 3 बात वही कहानी होती है फिर कि आखिर में रोजगार का वादा कहाँ गया रोजगार। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि चीजें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ताकि बेरोजगारी दूर हो और आम युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे। बिल्कुल, युवा जो है वो ठगा हुआ महसूस ना करे। विशेष क्या तरीका हो सकता है जो सरकारों की कमियां रही हैं, चाहे वो किसी की सरकार रही हो, किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ लगता है कि जिस तरीके से तमाम तरीके से सुविधाओं देने की कवायद तेज कर दी जाती है, केवल चुनाव के समय, चुनाव संपन्न होने के बाद तो भूल जाते हैं हमने क्या कहा था। जी एक बार मैं सवाल दो। सवाल यही है विशेष कि जो जिन युवा के बात तो ये है कि जब तक आप बाहर रहते हो, मैं किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब तक आप बाहर रहते हो सत्ता के, तो आप कहते हो कि इस तरीके करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव का समय आता है आप कहते हैं 15 लाख रोजगार दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 3 करोड़ रोजगार दे देंगे। अब बीजेपी की बात कर लें तो केंद्र और राज्य दोनों में सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं में खासा जो है निराशा देखने को मिली है। भर्तियां तो कहीं नहीं हुई, योगी आदित्यनाथ तो बहुत कुछ बयान देते हैं। जी बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए रोजगार की, तो भाजपा सरकार द्वारा कई नीतियां चलाई गई हैं युवाओं के रोजगार के लिए, परंतु हर नीति के बीच में एक पूर्ण विराम लगा दिया गया है। मान लीजिए एक लेखपाल की भर्ती पहले डायरेक्ट होती थी, अब वो पेट के एग्जाम पर क्लियर की जाती है। कई ऐसी भर्तियां हैं, जैसे मान लीजिए लॉ की डिग्री है, अगर बंदे को, किसी भी स्टूडेंट को अगर लॉ की बात अगर हम की जाए तो डायरेक्ट एडमिशन मिलता था, परंतु अब उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम रख दिया गया है। बात की जाए टीचिंग की, तो टीचिंग में जो युवा अपना लक आजमाना चाहते थे, वह भी कहीं ना कहीं बेबस हुए हुए हैं, क्योंकि उसके लिए भी कहीं बीएड का एग्जाम, कहीं टेट का एग्जाम, कहीं सेट का एग्जाम, काफी एग्जामों का सामना करना पड़ता है। जी रोजगार तो दिया है, परंतु रोजगार के साथ एक पूर्ण विराम भी दिया है, जिसे हटाना बेहद ही मुश्किल हुआ है युवाओं के लिए। अगर बात की जाए सहारनपुर की, तो सहारनपुर में भी ऐसे कई बेरोजगार युवा हैं। जैसे सरकार की नीति थी, यहाँ पर एक विश्वविद्यालय का भी निर्माण किया गया है, परंतु विश्वविद्यालय के निर्माण के बावजूद भी वहां पर एडमिशन के लिए भी कई युवाओं को आए दिन धक्के खाने पड़ते हैं, आए दिन बेबस होना पड़ता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने आप में देखा जाए तो जैसे ही एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद नया मामला आ जाता है कि पेपर लीक हो गया, और आपके जिले सहारनपुर से तो कई लोग पकड़े भी गए थे पेपर लीक के मामले में। जी इसी बारे में बताना चाहूंगा कि कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं, सहारनपुर में ही नहीं पूरे यूपी में भी देखने को मिलते हैं ऐसे कई मामले, कि जो भी भर्ती सरकार निकालती है, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे वो लेखपाल भर्ती हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, रोजगार निकलता जरूर है, मगर रोजगारों तक नहीं पहुंचता, युवाओं तक नहीं पहुंचता वो रोजगार। एक बहुत बड़ा पूर्ण विराम जो सरकार द्वारा लगाया जाता है, उसे पार करना बहुत ही मुश्किल हुआ है युवाओं के लिए। रमेश जी, वादे तो होते हैं, वादों से मुकर भी जाते हैं, उस पर जवाब तो हमने लिया, लेकिन सर पेपर लीक का जो मामला है वो थमता नहीं है। युवा कितनी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, दिन रात कुछ भी नहीं देखते, लेकिन तमाम तरीके से टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, क्या तमाम तरीके के टीयर लगा दिए जाते हैं, लेकिन जब क्लियर की बात आती है तो वहां पेज फंस जाता है। या तो पेपर लीक हो जाएगा, या फिर कुछ इस तरीके की चीजें उसमें लगा दी जाएंगी कि भर्ती ही रुक जाएगी। पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है, कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर बिहार हो, यहाँ परीक्षाएं होती हैं, उससे पहले वो लीक करा दी जाती हैं। क्यों? तो थोड़ा सवाल यही है, आखिर ये रोबोट क्यों आता है? तो आपको आप ठेका दोगे अपने क्वेश्चन का, वो छपाई करेगा, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में बैठे होते हैं, वो सिस्टम का हिस्सा बने रहते हैं।
तो उनको क्या होता है, वो तो भाई ठिका लिए, अपना काम किए, निकल लिए, उसी में अपना पेपर लिख कर दिए। एक पेपर की कीमत लाखों रुपये हो जाती है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो ऐसा होता है कि जब पेपर लिख चुका है तो ये पहली बार नहीं हुआ है, चाहे किसी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश का रहा हो, चाहे मायावती की रही हो, चाहे फिर सीएम योगी की। या देखिए, परीक्षा कराना तो आम बात है, लेकिन जो पेपर लीक को रोकना ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए सरकार को एक बहुत ठोस कदम उठाना पड़ेगा ताकि चीजें व्यवस्थित हो। लड़का तैयारी करता है, सब कुछ करता है, दिन रात एक करके मेहनत करता है, और अचानक कोई पेपर लीक हो जाता है, फिर या तो कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है पेपर, फिर दोबारा। तो ऐसे करते करते बार बार डिले होता है, उसमें समय लगता है। तो एग्जाम जब समय पे नहीं होंगे तो समय परिणाम कहाँ आएंगे? बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो सालों से रिजल्ट अटका हुआ है, कितना मामले तो कोर्ट में चल रहे हैं। तो नहीं मामला चलेगा तो भर्ती निकालने का क्या फायदा? भाई अगर हम आज एग्जाम दे, 4 साल बाद मुझे रिजल्ट मिले, तब तक तो मेरी एज भी चली गई, तब तक मेरा सब कुछ चला गया। तो ये एक समय लगता है ना, इससे क्या होता है, इसी बेरोजगारी का जो दायरा बढ़ा है, इसी वजह से। अगर सही समय पे चुनाव, सही समय पे पेपर हो, सही समय पे उसका रिजल्ट आए, तब जाके ये नौबत नहीं आती। क्योंकि आप उन्होंने देखे होंगे, लोग परीक्षा एग्जाम आज देते हैं, 3 साल बाद परिणाम आते हैं, 2 साल बाद परिणाम आते हैं। तो ये बहुत जटिल समस्या है, इसको समाधान की जरूरत है, ताकि जो युवा आज 18 साल का है, 20 साल मुश्किल, तो उसका तो एज चला गया, फिर कहाँ जाएगा, कहाँ फॉर्म भरेगा? अनकुआ जो घूमते रहते हैं, इसलिए घूम रहे हैं ना वो। लिहाजा जरूरत है इनको कि कम से कम जो पेपर कंडक्ट करा रहे हैं उसको समय पर परिणाम उसका है, ताकि बेरोजगारी, जो युवा आज बेरोजगार है, उसको रोजगार मिल सके। इस पे बहुत मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार भले ही कहती है हम ठोस कदम उठाते हैं, पेपर लीक नहीं होगा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या है कि वो सिस्टम में घून की तरह बैठे हुए हैं, उनको पकड़ना मुश्किल है। आप देख लीजिए, कोई भी एग्जाम होता है कहीं, अब तो थोड़ा सा शायद थोड़ा सा पारदर्शिता हुई है कि अब लीक नहीं हो रहा है। जब से पिछली बार टेट का एग्जाम हुआ था, देखने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके घरों को बुलडोजर तक चलवा दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये जो लोग जो इस सिस्टम में घुसे हुए हैं ना, वो सिस्टम के एक डैमेज कंट्रोल को वो अपने हाथ में पकड़े जाते हैं। हाँ, लगता है यहाँ घुसखोरी हो रही है, घूस दे देंगे, उससे तोड़ लेंगे। तो चीजें क्या है कि आप थोड़ा सा अपडेट करो, चीजें होती नहीं, अपडेट करना, कोई चीज चल रही है पुराने ढर्रे पे, तो उससे क्या होगा कि जो गैप बनेगा जो एग्जाम से और ज्वाइनिंग से, तो ये वो बढ़ती चली जाती है। और बेरोजगारी इसी की देन है कि आज युवा आज एग्जाम वेट करता है, 3 साल बाद परिणाम आया, तब तक तो उसकी कहानी खत्म हो गई। तो लिहाजा उसको जरूरत है जो परीक्षाएं होती हैं, कंडक्ट होती हैं, उसमें की पारदर्शिता हो, एक बाकायदा इसका आयोग हो, जहाँ पेपर खुद वहीं छपे और खुद इसके एक बोर्ड बने, एग्जामिन जो हो, पेपर तैयार हुआ वहाँ पे मेरिट बने, क्या किसकी मेरिट है क्या नहीं है। तो हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हम हर एग्जाम को पारदर्शिता साथ कराएं, लेकिन जो कुछ लोग हैं ना, वो सिस्टम में घून की तरह बैठे हुए हैं। जरूरत है उनको कि उनके खिलाफ एक्शन लेने की, ताकि वो दूरी गैप कम हो जाए। अब पेपर मान लीजिए छाए होंगी, तो एक कहीं ना कहीं ये जो गैप हो जाता है ना, इसी कि मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है, मैं एग्जाम दिया था, मेरा परिणाम नहीं मुझे आ रहा है। तो कहीं ना बहुत खामियां है, थोड़ा सा इस पर मंथन करने की जरूरत है सरकार को भी, और जो भी आयोग है, जैसे चयन आयोग है, ये तो इनका काम भी होता है इस पर समय समय गाइडलाइन जारी करना, जो पिछले एग्जाम कंडक्ट हुए क्या उसका अपडेट है, क्या स्थिति है, इससे लोगों को अवगत कराए, ताकि आम जनमानस तक उसका मैसेज पहुंच जाए। कल को वो अपने आप को बेरोजगार ना समझे कि हमें तो पता ही नहीं है, हम एग्जाम कब दे दिए, कब मेरा रिजल्ट आएगा। कम से कम समय समय पे जब आम जनमानस जानेगा चीजों को, तभी तो वो बात रखेगा क्या गलत है, क्या सही है। हाँ, बिल्कुल। आम जनमानस के लिए अगर सरकारें काम करती तब क्यों सवाल ही उठता है। विजय देवरिया से हैं। विजय, अभी रमेश जी ने कहा कि तमाम तरीके से वादे करने के बाद सत्ता में काबिज हो जाते हैं, युवाओं के लिए वादे भी किए जाते हैं, परीक्षा भी कंडक्ट कराई जाती है, लेकिन जैसे रिजल्ट की बारी आती है तो उनको लटका दिया जाता है या अधर में चली जाती है। हालांकि अभी जो कि सरकार की रमेश जी बात कर रहे हैं कि इस सरकार में कहीं ना कहीं कुछ चीजें अपडेट हुई हैं पहले से।
जी, कार्रवाई तो होती है। अगर परीक्षाएं कहीं पेपर लीक होते हैं तो कार्रवाई भी होती है, लेकिन फिर भी अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं। और ये रोजगार वाली समस्या जो है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो पहले से ही कुछ बनी हुई है, कुछ बाद में बनी। और जिस तरह से अगर रोजगार 1 लाख भर्ती निकाली जाती है तो आने वाले साल में 5 लाख बच्चे रोजगार के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, वही कहे ना, गैप जो गैप हो जाता है ना, ये कम्युनिकेशन गैप, जो आज एग्जाम दिए 3 साल बाद परिणाम आएंगे, तो जो गैप है उसी का नतीजा ये की बात जो हो रही है। जी, एक साल अगर 1 साल में 1 लाख बच्चे 1 साल में 1 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं तो आने वाले दूसरे साल में लगभग 5 लाख बच्चे तैयार रहते हैं। और ये जो गैप हो जाता है इसलिए ज्यादातर समस्याएं आती हैं। और ज्यादातर इस समय कुछ जगहों पे वैकेंसियों को खत्म किया जाता है। जैसे रेलवे में इस समय अंडरपास बनाया जा रहा है, जो गेटमैन का काम होता है उसको अंडरपास बनाने के बाद खत्म कर दिया जाएगा। वहां से जो 2-3 लोगों को रोजगार मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। विजय बदायूं से हैं। विजय, रमेश जी ने कहा कि कहीं ना कहीं परीक्षा कंडक्ट कराने के बाद पेपर लीक का जो मामला आ जाता है या फिर उन्हें कहीं ना कहीं अधर में लटका दिया जाता है, और जब तक उनके आगे की कार्रवाई उनमें की जाएगी या फिर चीजें आगे बढ़ती हैं, तब तक तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो उम्र होता है वो एज लिमिट क्रॉस करती जाती है। देखिए दीपांशु जी, बता दें कि सरकारें बहुत आती हैं, मगर जिस तरह से ये पेपर लीक वाला, बेरोजगारी वाला मामला है, नौकरियां खत्म होने की बात हो रही है, तमाम विभागों में देख लीजिए कितने कर्मचारी, जैसे 50 से ऊपर कर्मचारी को जबरदस्ती रिटायरमेंट दे देना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी तो साबित हो ही रही है। अब देख लिए पिछले 5 वर्ष गुजर गए, क्या कितना रोजगार सरकार ने दिया। सरकार बात करती है, आरक्षण पर बात कर रही है, सरकार गरीबों पे बात कर रही है। अरे मुख्य बात है बेरोजगारी, उन्हें रोजगार चाहिए। महंगाई पे बात करे सरकार, रोजगार पे बात करे सरकार, वो उस मुद्दे पे कोई नहीं आ रहा है। सत्यता ये है, रोजगार देने से सरकार खुद हट रही है, कहीं ना कहीं जनता को उलझाने का। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से अभी नगर निकाय चुनाव आए, मुद्दा यहाँ क्या होना चाहिए? बेरोजगारी का होना चाहिए, महंगाई का होना चाहिए। सरकार ने आरक्षण का मुद्दा कर दिया। प्रदेश सरकार के पास कोई उपाय नहीं था, कोई विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं था, अन्य उसके लिए कोई मुद्दा नहीं था कि यहाँ पर किस बेस पे चुनाव लड़े या किस मुद्दे पे राजनीति की जाए। तो राजनीतिज्ञ जो भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं उन्हें मुद्दा खोजना है, तो वो मुद्दे से अब अगर आरक्षण का मुद्दा यहाँ नहीं लाते तो लोग, विपक्ष जो है महंगाई और बेरोजगारी पे बात रखता। तो इसलिए क्योंकि सरकार जो भी है तो अपने समय पे, अगर देख लीजिए कितने समय में क्या रोजगार मिला, तमाम विभागों से नौकरियां खत्म हो गई। देखिए जैसे ले लीजिए फौज की भर्ती ले लीजिए, क्या उसमें किस तरह से अग्रवीरों को लगाएगी, क्या करेगी इतने समय के बाद? तमाम मुद्दे हैं, महंगाई की बात कर ही नहीं सकती सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। आप विजय के मुताबिक तो विजय के कहीं न कहीं सरकार अपने जो उनकी योजना होती है, मतलब देखिए सर जिस तरह से सरकार को देखिए सोचना चाहिए। अगर बात यहाँ पे बेरोजगारी आती है तो सरकार ये जवाब देना कि हमने इन 5 वर्षों में कितना रोजगार दिया, नगर पालिकाओं में हमने इन 5 वर्षों में कितने लोगों को नगर पालिकाओं में रोजगार दिया, क्या नगर पालिकाओं का कितना विकास हुआ, इस मुद्दे पर सरकार जवाब नहीं दे रही। सरकार जो है बैकवर्ड आरक्षण घोषित कर दिया। अब आरक्षण पर मुद्दा एक खड़ा कर दिया कि आरक्षण वही नहीं है, अब वो कोई जवाब नहीं सरकार के पास। आरक्षण को लेकर के सभी पार्टियां हो गई, विपक्ष भी कोई पार्टी, अब विपक्ष भी इसमें बचा है कि काश हम बैकवर्ड को अपनाएं। विपक्ष भी तो उसी मुद्दे पर आ रहा है ना, जिस मुद्दे पर बीजेपी बैटिंग करा रही है, सरकार जिस मुद्दे पर बैटिंग करा रही है उसी पर वो भी गेंद फेंक रही है। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए, हाँ बिल्कुल सर, दीपांशु जी आपको बिल्कुल सही कहना है कि जिस तरह से सरकार बैटिंग करा रही है तो विपक्ष भी उसी मुद्दे पे आ रहा है, क्योंकि जाएगा कहाँ, विपक्ष भी अपना बैकवर्ड बचाने को बढ़ा है।
क्योंकि बैकवर्ड अगर विपक्ष भी अगर बैकवर्ड की बात नहीं रखेगा तो एक पक्षीय फिर आने वाले समय में विपक्षीवाद बचता ही कुछ नहीं है। देखिए विजय, सबसे बड़ी बात है जो विपक्ष की बात हो रही है, चाहे फिर विपक्ष में बहुत से चेहरे हैं जो ओबीसी दल का दुहाई दे के ही समझ लीजिए आप, वो अब उनकी दुकान चलती है, चाहे फिर ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे फिर निषाद पार्टी हो। अब सोच लीजिए बहुत बड़ा तबका होता है जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जात की राजनीति करता है, लेकिन उसको हक नहीं दिलाता है। यानी वो बस वोट बैंक को लूट लिया, अपने सत्ता की दुहाई देकर वापस आ गए सत्ता में, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। तो कहीं न कहीं देखिए छोटे दलों का वजूद भी इन्हीं छोटे-छोटे मुद्दों से ही है, जाति की राजनीति, चाहे फिर शिवपाल हो, चाहे फिर समाजवादी पार्टी हो, चाहे फिर आप राजभर हो, ये छोटे-छोटे मुद्दों दलों को जो एक संजीवनी मिलती है ना, यही छोटे-छोटे आरक्षण के मुद्दे हो गए, बेरोजगारी के मुद्दे हो गए, इनकी लड़ाई में आते तो हैं, पार्टी बना लेते हैं, 15-20 विधायक बना लेंगे, सिस्टम में बैठ गए, अपना फिर वही मंत्री बन रहे हैं और वही अपना सांसद बन रहे हैं, वही अपना विधायक है, काम उनका हो गया। जो पब्लिक उनको वोट की, जिस मुद्दे पे की, वो उससे तो गुमराह हो गई ना। पब्लिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है कि हमें आप जाति की राजनीति करके सत्ता की दुहाई देते हो, सत्ता में बैठ जाते हो। हमने पिछड़ा वर्ग को लेकर बहुत राजनीति करती है सात पार्टी, कितनी बार हम आरोप हम देंगे, हम पिछड़ा वर्ग को हक दिलाएंगे। आखिर आज 16-15 विधायक लेके सत्ता में बैठ गए, अपना बन गए कैबिनेट मंत्री, सिस्टम अपना हाईजेक कर लिए ना, सिस्टम में आ गए। आज वो भी चुप्पी साधे हुए हैं, आरक्षण की बात आई तो वो चुप हो गए। आज तो कह रहे हैं कि हम इस फैसले का विरोध करते हैं, आरक्षण का होना चाहिए चुनाव, और हम जनता के साथ भी नहीं सकता है, एक सरकार के साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं। आप खुद ही गुमराह कर रहे हैं। आज जो जाति की राजनीति करते हैं, वो जातिवाद छोटे-छोटे दल जो होते हैं ना, वो उनका अस्तित्व ऐसे जिंदा भी है। उस समय अगर ऐसे ही करेंगे तो छोटे दलों का जो आम ओबीसी है, पब्लिक है, तो ऐसे दलों को खत्म कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। चाहे राजभर हो, चाहे पिछली बार स्वयं मौर्य हो, ये लोग जात की बात करते हैं हमेशा, हमारे जात को पूछा नहीं जाता है। कुछ पिछली आप देख लीजिए, जब पिछली बार योगी सरकार थे तो कितने ऐसे स्वयं मौर्य थे, ओम प्रकाश राजभर थे, ये लोग इसीलिए सरकार साथ छोड़ी थी ना कि एक विशेष वर्ग समुदाय जैसे उपेक्षित हो रहे हैं, एससी है उपेक्षित हो रही है, सभी लोग यही अपना दिए थे कि हमारी जात का सम्मान नहीं हो रहा है। तो अब वो कहाँ चले गए? खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जिन लोग कंफ्यूजन रखे हुए हैं कि जात पात की राजनीति ऐसे लड़ाते रहो, चलाते रहो, राजनीति करना, हमें और आपको मूर्ख बनाना। अगर हम आप अच्छे जागरूक हो गए तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। इनकी दुकान बंद करने के लिए हम ताकि अपना हक खुद ही मिल सके। अगर सरकार अगर आप सरकार को वोट करते हो, सरकार आप बनाते हो, चुनते हो, आप ही के बदौलत तो 5 साल राज करते हैं। 5 साल में मंत्री बनता है, कोई संतरी बनता है, कोई उतवा रहता है, 4 गाड़ियां मिलती है। अरे कहाँ से मिल रहा है भाई, तुम ही तो बनाए हो। चुनाव के वक्त ऐसा तो जनता का ही रहता है। हाँ, चुनाव को सोचना चाहिए पब्लिक को ना, हम किसको वोट कर रहे हैं। तो डर आता है बीजेपी, चलो बीजेपी एक कटवा पार्टी है, ऐसा कटवा पार्टी है, इसको मत करो, तो उनको वही पाला बदल के दूसरे पाले में चला जाता है, चाहे आज युवा अगर रोजगार की बात करता है तो उसे गुमराह कर दिया जाता है, उसकी बात ही नहीं सुनी जाती है। बात आरक्षण की, बात जाति की, बात धर्म की, तो ये एक अहम बात है, इसको मंथन करने की जरूरत है। पब्लिक को खुद सोचना चाहिए कि अगर मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है तो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा। आज लोग दूसरे जगह जाके नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टरों में 10,000, 12,000, 15,000 के लिए मर रहे हैं, क्योंकि स्वयं रोजगार भी तो नहीं उनके पास है, पूंजी भी तो नहीं है। बहुत पूंजी है तो हम बहुत अच्छा कुछ कर लिए अपना घर का, बहुत यहाँ से कर ले रहे हैं। तो अगर सरकार नहीं सोचेगी तो आम युवा कहाँ जाएगा, कहाँ नौकरी करेगा, कहाँ जाएगा। भाई कितना मारा मारी है हर जगह,
लोग 10,000 की नौकरी देते हैं तो लगता है कि उनको खरीद लिया है, गुलाम नौकर बना लेते हैं। तो अपना आदमी कोशिश भी करना चाहे कि हम कुछ अपना कर ले तो भी तो नहीं कर सकता, उनके पास पूंजी नहीं है। कोई अरबों खरबों रुपया खेल रहा है, इसको दिन रात उनके चौगुनी विकास हो रहा है, उनकी विकास की गंगा बह रही है, सिर्फ उन्हीं घर में बही रही है। गरीब कहाँ हुआ है? गरीब तो बेचारा मर रहा है, उसको खाने पैसा नहीं है। कहीं कहीं ये देखिए, आम पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि हम किसी को वर्षिता सौंप रहे हैं, किसी को गद्दी बैठा रहे हैं, तो वहाँ के कम से कम वो हमारा काम तो करे। अरे रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, ये तो जनता की, ये तो नैतिक दायित्व बनती है। ये सरकारों को पूरा करना पड़ता है। अगर इतना ही काम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? ये नौकरी नहीं दे पाएंगे, बिजली नहीं दे पाएंगे, सड़क नहीं दे पाएंगे, शिक्षा नहीं दे पाएंगे, स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे, तो करेंगे क्या? काम तो देना है, ये उनका मौलिक अधिकार है। आज वहीं से आदमी वंचित है, उनको मिल ही नहीं रहा है कुछ चीजें। हम इसे विशेष एक सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे फिर योगी सरकार हो, चाहे फिर अखिलेश सरकार हो, चाहे फिर मायावती सरकार हो, सरकारें आई, बहुत आई, और बस ये है, कहते हैं हमने अपने क्षेत्र का विकास किए। अब बताओ, पूर्वांचल योगी जी सत्ता में आए हैं, पूर्वांचल की दुहाई दे, कितना पूर्वांचल का विकास हो गया। अरे काशी का कॉरिडोर बन गया, पूर्वांचल में क्या लोगों को नौकरी मिल गई? कितने लोग वहां जॉब कर रहे हैं? कितने मंदिरों को तो ध्वस्त कर दिया गया, गिर गया। भाई छोटे बनारस क्या पहचान थी? छोटे छोटे मंदिर, आखिर वही मंदिर सब मिलकर पंडाओं का एक डेरा बन गया, जगह बन गई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, छोटे छोटे जो पंडित थे वो कहाँ चले गए? सब गायब हो गए। पूर्वांचल में कितनी नौकरी मिल गई है? विजय जी भी है, देवरिया से हैं। विजय, कितना नौकरी पा गए आप लोग? पूर्वांचल में योगी बाबा जी बैठे हैं, आप लोग तो सत्ता में कोई नौकरी, कोई रोजगार, कोई नौकरी नहीं है यहाँ से। जो कॉरिडोर की बात हो रही है, कॉरिडोर पे जो लोग पहले भी थे मंदिर में, लगभग कुछ लोगों को हटा दिया गया है। बताया जाता है कि वहां पर एक पीपल का बहुत पुराना वृक्ष था जो ढह गया, और उसके बाद से वहां अन्नपूर्णा मंदिर को विश्वनाथ मंदिर से डायरेक्ट जोड़ने वाला रास्ता था, उसे भी बंद कर दिया गया है, जहाँ की लगभग उस रास्ते में 10-12 लोग का रोजगार होता था, जो कि वो भी बंद हो गया है। तो कहीं वहां से वो लोग भी हटा दिए गए। बाबा जी की भी दुकान बंद हो गई है, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे पंडित थे। काशी की पहचान क्या थी? छोटे छोटे मंदिरों से उसकी पहचान थी काशी। जब से कॉरिडोर बन गया, ठीक है, चमकता हुआ एक बनारस बन गया, लेकिन उसके पीछे क्या है? कितने लोगों को विस्थापित होना पड़ गया, कितने की जमीनें चली गई, सब चीज से नहीं बन जाता है ना। कुछ विकास की भी बात की जाती है ताकि लोग रोजगार मिल सके। कितने लोग वहाँ रोजगार कर रहे हैं? जो जमा पांडा हैं, उन्हीं की वहाँ ठेकेदारी चलती है। मोदी जी या योगी जी कोई पहुंचता है तो यही लोग जजमानी करते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, आप पूर्वांचल में जैसे आप देख लो, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, एक एरिया यही है ना। सत्ता के लोग इसी बल पे बन के आते हैं ना, चाहे फिर वो सरकार हो, अखिलेश की हो, चाहे फिर मायावती हो। पूर्वांचल का बहुत बड़ा रोल होता है यूपी की राजनीति में, चाहे केंद्र का हो, चाहे फिर यहाँ की। उसी सत्ता बनती है जहाँ पूर्वांचल जिसका साथ देता है। इस बार भी दोबारा अगर योगी जी आए हैं तो पूर्वांचल ने पूरा साथ दिया, लेकिन पूर्वांचल में कितना विकास हो रहा है ये तो आप लोग गवाह हो। आप लोग तो जमीनी रूप से जुड़े हुए हो, आप लोग फील्ड में रहते हैं, देखते ही हो। विजय, कितना काम हो रहा है, कितना बहुत सड़कें बन गई, कितने अधिकारी सुनते हैं, फरियाद सुनते हैं जनता की। एक लास्ट कमेंट लेंगे विजय से, क्योंकि समय भी हो चला है हमारा। विजय, क्या कुछ तैयारियां, जो जैसा रमेश सर ने पूछा कि क्या लगता है कि तैयारियां जिस तरीके से बताया जा रहा है कि योगी सरकार में बहुत कुछ विकास किया गया? विकास तो हुआ, तैयारियां तो हुई, मेडिकल कॉलेज तो बने, परंतु सारा काम हुआ, परंतु कहीं न कहीं कुछ खामियां दिख जाती हैं और कुछ कमियां रह जाती हैं। चलिए, जहां तक बहुत शुक्रिया, ये कहा जाता है कि रोजगार, बहुत शुक्रिया। अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, क्योंकि जो बात सरकारें रहती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आप इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।